Good morning student. Today's our topic is crystal field splitting in octahedral complexes. लास्ट टाइम हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। शेप्स ऑफ द डी सब सेल के जो ऑर्बिटल्स थे उनकी शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complexes। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complexes। octahedral complexes के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोई मेटल है वो 6 लिगेंड के साथ कंबाइन करे तो जो ज्योमेट्री बनाता है वो octahedral ज्योमेट्री बनाता है। तो इसके अंदर कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, इसने अपनी प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कर लिया है फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। इसने एक आयनिक बॉन्ड बनाया और अपनी प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कर लिया है। ये स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन फिर भी इसका जो मैग्नेटिज्म है, जो सेंट्रल मेटल आयन का जो मैग्नेटिज्म है वो एक्टिव है। और जब भी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज, दैट इज लाइक लिगेंड, तो वो जब उसके अंदर आएगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब कितने लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है ये डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव कर पाता है। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो अब देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये 6 लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, EAN रूल भी कहा जाता है उसको, बताएंगे उसके बारे में। EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये लिगेंड है, इधर से एक लिगेंड, एक्सिस से 6 लिगेंड इसकी तरफ आएंगे, 2 Z एक्सिस से आएंगे, 2 X एक्सिस से आएंगे, 2 Y एक्सिस से आएंगे। अब देखो जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके पास ऑर्बिटल्स हैं, जो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो डी सब सेल के बारे में हम बताएंगे। डी सब सेल इसके साथ कंबाइन करेगा। और कैसे कंबाइन करेगा? डी का एक ऑर्बिटल है, डी का एक ऑर्बिटल है ये डबल शेप है। डी का एक ये ऑर्बिटल जिसकी 4 लोब है, ये है dx² माइनस y², एक तो ये है। और एक 2 लोब्स हैं इसकी, ये एक डी का ये सब सेल है, ये ऑर्बिटल है, डी सब सेल का ये ऑर्बिटल है। और ये है dz²। ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस मान लो, तो ये है dz²। इसमें यहाँ थोड़ी बहुत और भी एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये है dz²। तो अभी हमने बताया कि जो लिगेंड्स हैं 6 लिगेंड्स आएंगे। और 6 लिगेंड कहाँ आएंगे? सेंट्रल मेटल आयन की तरफ आएंगे और अलोंग द एक्सिस आएंगे। अलोंग द एक्सिस जब वो चलते हैं तो वो जो 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 2 ऑर्बिटल होते हैं, dx² माइनस y² और dz²। एक्स वाई एक्सिस पे तो dx² माइनस y² है और dz² z एक्सिस पे है। तो 2 ऑर्बिटल को सब बिल्कुल फेस टू फेस करते हैं। और जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो साइड में होते हैं, उनको भी फेस करेंगे वो। तो अब देखो होता क्या है, यहाँ भी ऑर्बिटल है, यहाँ भी ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ भी हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मान लो मैं ये मार्कर कहता हूँ कि यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है, ये 3 लिगेंड्स हैं। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर भी मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये दूर होता है तो ये इसको भी रिपेल करता है, इसको भी रिपेल करता है, इसको भी रिपेल करता है। और इनकी रिपल्सन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सबको एक जैसा ही रिपेल करता है। जब कोई दूर है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, जब उसके साथ इफेक्ट पड़ते हैं तो ये बिल्कुल साथ हैं, तो ये
तीनों के ऊपर बिल्कुल एक जैसा इफेक्ट पड़ता है। एक बार मैं फिर बनाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट इनसे इतने डिस्टेंस के ऊपर ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होता है जब ये भी इसके साथ लगभग उसी डिस्टेंस पे, ये भी लगभग, तो इस तीनों को ही रिपेल करता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक जाता है, ये जैसे जैसे नज़दीक जाता है, तो इसके जो सामने है उसके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, जो साइड में है उसके ऊपर इनका इफेक्ट कम हो जाता है। अभी हमने बताया जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है या इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, जब वो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ चलता है तो वो 2 ऑर्बिटल्स को फेस करता है, डी के 2 ऑर्बिटल्स को फेस करता है, dx² - y² dz²। लेकिन 3 ऑर्बिटल जो साथ है उनको भी फेस करता है। जब वो थोड़ा दूर होते हैं तो पांचों के ऊपर उस लिगेंड का एक जैसा इफेक्ट पड़ता है और पांचों ही जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। अब होता क्या है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, ये फ्री मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन, ये एक फ्री मेटल आयन है। इसमें लिगेंड्स का भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसने सिंपल एक आयनिक बॉन्ड बना रखा है, ये फ्री मेटल आयन है। जैसे जैसे लिगेंड इसकी तरफ चलता है ये वीक लिगेंड फील्ड होगा, वीक लिगेंड फील्ड। अगर वीक लिगेंड फील्ड हो, अगर वीक लिगेंड फील्ड हो तो क्या होता है, लिगेंड थोड़ा दूर है तो पांचों के पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। ये 5 के 5 जो ऑर्बिटल होते हैं इन सब की एनर्जी बढ़ जाती है। वीक लिगेंड फील्ड के अंदर ऐसा होता है। जब लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो बिल्कुल सामने आ जाता है, एक्सिस से जो लिगेंड आए वो बिल्कुल एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है, जो ऑर्बिटल्स, ये अभी मैंने सेंट्रल मेटल एटम को ऐसे बताया था, ये लिगेंड आने लग रहा है। अभी यहाँ भी ऑर्बिटल है और यहाँ भी ऑर्बिटल है और यहाँ भी ऑर्बिटल है। पहले ये लिगेंड सबको एक जैसा रिपेल करता है, लेकिन होता क्या है कि जब वो बिल्कुल सामने, रिपेल क्यों करता है, ये रिपेल क्यों करता है लिगेंड, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन आएगा और वो तो उनको फेस करेगा। अब देखो मैं एक बार फिर बनाता हूँ ये चीज़, ये यहाँ से एक बार फिर बनाता हूँ मैं। फ्री मेटल आयन है, ये फ्री मेटल आयन है, ये इसके ऑर्बिटल हैं, ये एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल हैं, ये एक्सिस के इन बिटवीन ऑर्बिटल्स हैं। एक लिगेंड यहाँ से चलता है, लिगेंड के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ये सब को रिपेल करता है, लेकिन जैसे ये रिपेल क्यों करता है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन ये इसका इनसे कोई मीनिंग नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो इस सेंट्रल मेटल आयन के पास जाना चाहता है। अब डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल आयन इसको किस पावर से अट्रैक्ट करता है। तो जिस पावर से ये सेंट्रल मेटल आयन इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा स्पीडली चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये इसको रिपेल करेगा। अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो ये एकदम इसके साथ चला जाएगा और इसके नेगेटिव रिपेल होगा और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना है। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है। अगर उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो जो उसके के रास्ते में जो ऑर्बिटल जाएंगे उसको ज़्यादा स्ट्रांगली पुश करेगा, उसको पुश करने लग रहा है। नेगेटिव लोन पेयर होने के कारण से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से वो उसको रिपेल करने लग रहा है और जितनी ज़्यादा पावर से उसको रिपेल करेगा उतने ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो अब देखो, अब हमने ये बताया कि अभी तक उसका लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड के फील्ड में नहीं है, लिगेंड ने अपना फील्ड क्रिएट नहीं किया है, लिगेंड इससे दूर है। जैसे जैसे ये लिगेंड के वीक फील्ड में आएगा, ये वीक फील्ड में आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर वीक फील्ड होगा इसके अंदर, अगर वीक फील्ड होगा तो ऐसा हो जाएगा। लिगेंड फील्ड है लेकिन वीक फील्ड है तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा बॉस के, तो क्या होगा कि वो जो दो ऑर्बिटल, जो
डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर था और डी जेड स्केयर था, जो अलोंग द एक्सिस थे उनके ऊपर रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो 3 ऑर्बिटल हैं उनके ऊपर रिपल्सन कम बढ़ेगा। ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर इसको मैं बढ़ाऊँ तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊँगा, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी मैंने 2 ऑर्बिटल्स को थोड़ा ऊपर बना दिया है, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है और ये डी जेड स्केयर है। इसको कहते हैं हम बैरी सेंटर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज बैरी सेंटर। इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर होता है, देखो वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ये वीक लिगेंड फील्ड है, ये लिगेंड का वीक लिगेंड फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, तो उसमें सामने आ जाएंगे। और जो ये गैप बनेगा, जो ये गैप बनेगा, ये गैप क्यों बना है, अभी हमने पढ़ा गैप क्यों बना है ये, क्योंकि जो सामने आ जाएगा दूर से तो वो सबको रिपेल करता है लिगेंड, बिल्कुल फेस टू फेस हो जाएगा तो जो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल उनके ऊपर ज़्यादा रिपल्सन लगाएगा, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे और इन बिटवीन है वो नीचे रह जाएंगे। और जो बीच में जिससे, अब देखो ये पूरा जो गैप, इस एनर्जी को हम कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसकी वैल्यू, इसको डेल्टा से अगर मैं लिख दूं, इस CFSE को अगर मैं डेल्टा से लिख दूं, ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा नोट से लिख दिया, ये ऑक्टाहेड्रल की CFSE है तो डेल्टा नोट से लिख दिया। इसकी अगर इसको मैं लिख दूं तो ये 10dq 2 स्केल पे मेजर की जाती है। जो CFSE होती है वो 2 स्केल पे मेजर की जाती है, डेल्टा नोट या 10dq। इस स्केल पे इस CFSE को हम मेज़र करते हैं, या तो पूरे को डेल्टा नोट से डिनोट करूँ या पूरे को 10dq से डिनोट करूँ, 1 डेल्टा नोट या 10dq। तो इसको जब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम ये मानते हैं इसको कहते हैं बैरी सेंटर। ये होता है बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। अब देखो जो नीचे ऑर्बिटल है वो 3 ऑर्बिटल है, ऊपर ऑर्बिटल है वो 2 ऑर्बिटल है, तो जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी एनर्जी कम होगी। तो जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो 2 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो कम हुई एनर्जी है वो 3 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो बढ़ी हुई एनर्जी है। और जो कम हुई एनर्जी है वो कितने, इस 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो कम हुई एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम ये कहें कि जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो भी उतनी है, जो कम हुई है वो भी उतनी है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। देखो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी अगर मैं DQ स्केल पे काउंट करूँ तो उनकी एनर्जी होगी 6dq। 1 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जो बढ़ी हुई है वो पॉजिटिव है और जो घटी हुई है वो नेगेटिव है। तो जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो है 6dq 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन में 6dq डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 24dq हो जाएगा। अगर जिस 6 इलेक्ट्रॉन जिसके हैं उसकी dq स्केल पे अगर एनर्जी की बात करें हम तो वो होगी 4dq। तो 6dq और 4dq, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी 24dq हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी बढ़ी है उतनी एनर्जी कम होगी। जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कम हुई एनर्जी है वो 6 इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन के हिस्से में ज़्यादा आएगी, और जिसमें कम हुई एनर्जी है अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कम एनर्जी आएगी। अगर DQ स्केल पे हम देखें, एक बार मैं फिर बनाता हूँ इसको, अगर DQ स्केल पे हम देखें तो जो DX स्केयर माइनस वाई स्केयर और DZ स्केयर के जो ऑर्बिटल है उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी होती है +6dq। एक बार मैं फिर बनाता हूँ, ये हमारा फ्री सेंट्रल मेटल आयन है, वीक लिगेंड फील्ड में जाएंगे तो इस टाइप से 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में आएंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी 2 की, और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इन 3 की एनर्जी कम हो जाएगी।
इसको कहते हैं बैरी सेंटर, इसको ये होता है बैरी सेंटर, और ये जो टोटल एनर्जी होती है इसको कहते हैं CFSC। और ये किसके बराबर होती है? डेल्टा नोट। एक स्केल होती है डेल्टा नोट और एक होती है DQ। डेल्टा नोट और DQ में ये स्केल होती है। अगर DQ में बात करें तो हम dx² - y², जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसमें जो बढ़ी हुई एनर्जी है जो dx² - y, उसमें 6DQ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। और जो कम हुई है जो 3 ऑर्बिटल है इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की? 4DQ -4DQ एनर्जी हो जाएगी इसमें, प्लस के 6DQ एनर्जी हो जाएगी। और इसकी टोटल एनर्जी +24, अगर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इतनी हो जाएगी। और इसकी टोटल एनर्जी अगर सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -4DQ। यानी जितनी एनर्जी बढ़ी है उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो एनर्जी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग टोटल स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। बैरी सेंटर ये बीच में होगा, जो ये गैप होगा ये गैप कम होगा क्योंकि ये तो 4DQ होगा, और ये गैप होगा ये गैप ज़्यादा होगा, ये 6DQ होगा, क्योंकि उतनी एनर्जी कम इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उतनी एनर्जी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट की है। अगर डेल्टा नोट स्केल पे देखें हम, डेल्टा नोट स्केल पे अगर हम देखें तो क्या होगा? जो ऊपर एनर्जी है वो होगी 0.6DQ। बस 1 के पार्ट्स बनाने हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें 6 और 4 है, उसमें 0.6 डेल्टा नोट, और इसके अंदर होगा माइनस के नीचे 0.4 डेल्टा नोट। अगर डेल्टा नोट स्केल पे देखें तो ये होगा, और DQ स्केल पे देखें तो 6DQ और 4DQ होगा। 6DQ प्लस का होगा, 4DQ माइनस का होगा। अगर डेल्टा नोट स्केल पे देखें तो 0.6 डेल्टा नोट तो प्लस होगा, 0.4 डेल्टा नोट माइनस होगा। ये इस टाइप से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखते हैं। 5 फ्री मेटल आयन है, वीक लिगेंड फील्ड में आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में आएगा, बैरी सेंटर बनेगा, उससे 4DQ नीचे आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल 6DQ ऊपर चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल ये एक्सिस के अलोंग है, इनके ऊपर रिपल्सन ज़्यादा लगेगा। कितना गैप बनेगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में अट्रैक्शन कैसा है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ज़्यादा पुश करेंगे ऑर्बिटल्स को, ज़्यादा गैप बनेगा, CFSC ज़्यादा होगी। अगर कम गैप है, अगर कम अट्रैक्शन है तो कम पुश करेंगे तो CFSC कम होगी। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो CFSC को निकालने के लिए भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने कैसे बताया कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बताएं कि हमारे पास है ये एक सेंट्रल मेटल आयन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बात करते हैं हम, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसके बाद ये 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, बैरी सेंटर बिल्कुल बीच में नहीं होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाते हैं। तो अगर हमारे से ये पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स की CFSC कितनी है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसकी CFSC कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे? दो स्केल हैं, 2 तरीके हमारे पास बताने के लिए। एक डेल्टा नोट स्केल पे बता सकते हैं, एक DQ स्केल पे बता सकते हैं। डेल्टा नोट स्केल पे अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी 0.6 DQ डेल्टा नोट प्लस के, और अगर नीचे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी कितनी होगी? प्लस माइनस के, नीचे माइनस का 0.4 डेल्टा नोट। ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अगर DQ स्केल पे देखें तो ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो प्लस के 6DQ होगी, और जो नीचे इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी क्या होगी? माइनस के 4DQ। ये एनर्जी होगी एक इलेक्ट्रॉन की। अभी हम इसकी CFSC निकालना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये DQ स्केल पे हम इसको निकालना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी DQ स्केल पे? -4, कम हुई है एनर्जी तो -4, तो -4 है एक इलेक्ट्रॉन की, -4, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर CFSC को हम निकालना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो -8DQ ये एनर्जी होगी इस कॉम्प्लेक्स की। किस स्केल के ऊपर? हमने बताया DQ स्केल के ऊपर। अगर डेल्टा नोट स्केल के ऊपर CFSC मैं बताऊं, CFSC अगर मैं निकालता हूं डेल्टा नोट स्केल पे, तो डेल्टा नोट स्केल पे क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी 0.4 डेल्टा नोट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगी -0.8 डेल्टा नोट।
ये एनर्जी होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि CFSC कैसे निकाल सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी होगी उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेल्टा नोट स्केल पे निकाल सकते हैं, एक DQ स्केल पे निकाल सकते हैं, और ऐसे हम CFSC को बता सकते हैं। अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन हो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 3 इलेक्ट्रॉन तक हों तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा। अब बात तब आती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब 4th इलेक्ट्रॉन आता है। जब 4th इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी CFSC हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर DQ स्केल पे है तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 आ जाएगा। अगर डेल्टा नोट स्केल पे है तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को 0.9, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, नीचे है तो माइनस की CFSC। अगर ये कितना आ जाएगा 1.2, ये डेल्टा नोट आ जाएगा माइनस का। और अगर CFSC DQ स्केल पे देखेंगे तो ये 4DQ आ जाएगा, तो 12DQ के बराबर आ जाएगी CFSC। अब बात आती है कि 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब वो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि CFSC कितनी है, बीच में गैप कितना है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर गैप ज़्यादा है तो यहाँ भी आ सकता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो अब आएगा लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट। लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा। अगर नीचे रहेगा तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर यहाँ आया तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन बनाएगा। अगर वो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी CFSC कितनी है। और CFSC को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, हम किस बेस पे बताएंगे कि वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।